चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से मैं प्रभात दुबे आपका ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? ठीक है, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कमेंट्स कर दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी करिएगा। और जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाता हूं सर जी, है ना, तो फिर ले लूँगा, परेशान मत हो। एक बार फिर से जो बच्चे चैट पर हैं उनका सारे लोगों का नाम मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान लीजिएगा। अर्पिता सिंह, लॉलेश तिवारी, पूनम कुमारी, रेणु चौरसिया, पलक मिश्रा, आकाश तिवारी, वरुण रावत, ठीक है, जयवर्धन, अरविंद गुर्जर, अग्रवंशी मंगल, ब्रजेश कुमार, प्रभात सिंह, प्रमोद सिंह, रवि आनंद, आंचल यादव, आदित्य यादव, आकृति सिंह, प्रियंका यादव, संध्या तिवारी, जयवर्धन सिंह, छवि श्रीवास्तव, खुशबू यादव, छाया सिंह, महिमा गुप्ता, रमेश साहू, स्वाति यादव, अर्चू यादव सेलेक्टेड हैं, अवनीश मौर्य, मनीष कनौजिया, पूजा यादव, सुनील, अर्जुन, रूबी सिंह, सालू सिंह, इशिता पांडे, ठीक है, आदित्य आर्या, विपिन यादव, प्रिया कुमारी, प्रिया जी देवकाली, ठीक है, MTNL शिखा, रौनक तिवारी, शैलेंद्र, ठीक है, प्रियंका मौर्य, पुनीत यादव, प्रिया गुप्ता, वीरेंद्र, वंदना, अंजलि मौर्य, संदीप वर्मा, सनी तिवारी, विपुल पांडे, अनुज, ठीक है, अनुज यादव, अनुज कई हैं सर, तो सारे लोगों का नाम एक साथ ले लिया। अनुज, अखिलेश यादव, ठीक है, विनोद कुमार, शाकिब, है ना, ये सारे बच्चे हमारे हैं, मोहम्मद अशद, ठीक है। चलिए फिर अभी बेटा थोड़ी देर में ले लेंगे। प्रमोद सिंह, पुनीत यादव, ठीक है, रंजना सिंह, आदर्श पाठक, रामपाल, कशुमी आर्या, पलाकार्या, ठीक है, बाल गोविंद, अपूर्वा, वरुण रावत, विपुल यादव, ठीक है, सर बच्चे सबका नाम ले लूँगा, सारे बच्चों का, ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे रेलवे सिलेक्टेड है फिर से, सत्यम पांडे, विवेक कुमार, आशीष पांडे, सर्वेश, ब्रजेश, ये सारे बच्चे हमारे, श्रद्धा वर्मा, पूजा यादव, नंदनी मौर्य, ठीक है, अनिल पांडे, रौनक तिवारी, कार्तिकेय, ठीक है, ये सारे गुड है, चांदनी गुप्ता, विभा मिश्रा, ये सारे बच्चे हमारे। तो एक बार फिर से बच्चे मैं टॉपिक को लेकर आ गया हूँ। और ठीक है, जो हम लोगों ने बच्चे कल चंपारण के बारे में बात कर लिया, और थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बता दिया, और चौरा चौरी कांड के बारे में बता दिया, ठीक है। मैंने बता दिया था बच्चे राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी, आंसर आपका था। आज हम लोग सीधा सा बात करेंगे बेटे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर हो जाएगा बच्चे? जब ये सारी कहानियां घटने लगी, गांधी जी भी आ गए, तो फिर मार्टिन चेम्सफोर्ड 1916 के लास्ट में आ गया था, भारत का वायसराय बना, सॉरी क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड आ गया था बेटा, और उसके बाद राज्य सचिव बना मार्टिन। तो इन दोनों लोगों ने सर कुछ शासन में परिवर्तन करने का विचार किया कि क्यों ना बच्चे कुछ परिवर्तन किया जाए, ताकि जो ये असमंजस फैलता चला जा रहा है भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य, इसको थोड़ा सा स्थिर किया जा सके बेटा। क्लियर हो जाएगा? तो चलो बच्चे, आज हम लोग 1990 एक्ट की बात करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं, जो बच्चे नाम से जाना जाएगा मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार। जल्दी से 5-6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से, सारे लोगों का जो हाथ हो वो कीपैड पर पहुंच जाए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, हमें बहुत जल्दी आंसर। पहला क्वेश्चन बेटा, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत कब आए? दूसरा क्वेश्चन नोट भी करिएगा, और क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर मैसेज करिएगा। फिर बच्चे, और जितने लोगों का आंसर आएगा उतने लोगों का ही नाम लूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा कि एडविन ल्यूटियंस बच्चे किसका वास्तुकार था? एडविन ल्यूटियंस किसका वास्तुकार था? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जब भारत की राजधानी दिल्ली बन रही थी तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? ठीक है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा बेटा, कैसर ये हिंद की उपाधि किसको प्राप्त थी? सर की उपाधि किसको प्राप्त थी? ठीक है, ये भी आप आंसर देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्लियर हो जाएगा। क्यों 13 अप्रैल को ही हुआ था? ये भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, और जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो इन सब से क्वेश्चंस दूंगा बेटा। ठीक है, तो अगला हेडिंग आइए, बहुत
टाइम को वेस्ट ना किया जाए। और बहुत प्यार मिल रहा है बच्चे, बस ऐसे करते करते जिस दिन मेरे लाइव चैट पर बेटा 100 प्लस दिख गए आप लोग ना, 90 तक आप लोगों ने पहुंचा दिया है, और पहुंचा दिया है आप लोगों ने बच्चे, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बस लगे रहिए, है ना, मजा आ जाएगा बेटा पढ़ने में। अब अगला क्वेश्चन जो हेडिंग होगा हमारा 1919। मैंने कहा था बच्चे सारे भारतीय परिषद अधिनियम थे, सारे ही भारतीय परिषद अधिनियम थे, लेकिन कुछ ऐसे अधिनियम जो नाम से जाने गए, जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से मशहूर हुआ बच्चे, क्लियर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इंडिया में शुरू हुई और सबसे पहले मुस्लिमों पर बच्चे लागू हुआ, और मुस्लिम प्रत्याशी को सिर्फ मुस्लिम ही वर्ग का वोटिंग करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता कौन बना था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय बना था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय बना था बेटा, क्लियर। अब बच्चे बात करते हैं, इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, हालांकि है तो ये भारतीय परिषद अधिनियम ही, लेकिन जाना गया। अब ये था बच्चे सेक्रेटरी, ये था भारत का राज्य सचिव, और ये जो था ये भारत का वायसराय था। ये भारत का क्या था बेटा, वायसराय था, क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं सर डायरेक्ट लिख देगा 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, तो आप याद रखिएगा सर इंडियन काउंसिल एक्ट को बच्चे हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू, क्या कहते हैं बच्चे, भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। किस नाम से मशहूर हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से मशहूर हुआ, क्लियर हो जाएगा, इतना पक्का है। वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। राज्य सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू था बेटा, क्लियर हो जाएगा। इतना करो, जल्दी से हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालो, कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, इसको नोट्स करिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा, एक नोट पॉइंट लिखिएगा, 20 अगस्त, नोट पॉइंट करिएगा जल्दी से। 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को, मैं ओरली बोलता हूं, लिखिए 20 अगस्त 1917 को इस सुधार, या 20 अगस्त 1917 को इस सुधार में कहा गया, या इस सुधार में घोषणा किया गया कि इस एक्ट का उद्देश्य, इस एक्ट का उद्देश्य क्रमिक रूप से, यानी सिस्टमैटिक वे से बेटा, क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन, एक मैं अभी बताऊंगा सेल्फ गवर्नमेंट बेटा, क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन को स्थापित करना, उत्तरदायी शासन को स्थापित करना, उत्तरदायी शासन को स्थापित करना। किस एक्ट का उद्देश्य था, तो रिजल्ट आ जाएगा सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट का उद्देश्य था, क्लियर हो जाएगा बच्चे, इतना नोट कर लेना जल्दी से। दूसरा पॉइंट सुनिएगा इसका सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट की पॉइंट्स हैं। मैंने कहा था 1909 में कि सिखों पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी कि मुस्लिमों पर, तो आपका रिजल्ट होगा गुरुजी 1909 में मुस्लिमों पर था, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगर मैं पूछूं सर 1919 में, तो यहां पर भी पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर बेटा, है ना, वर्ग के आधार पर, यहां पर जो पृथक निर्वाचन था ये किस पर लागू कर दिया गया, सिखों पर भी लागू हो गया बच्चे, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली किस पर भी लागू हो गया, सिखों पर लागू हो गया। कौन से एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत। मुस्लिमों पर कब लागू हुआ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सर 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में हुआ था, क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन का मतलब है अलग, ठीक है, वर्ग सिस्टम कैटेगरी आज नहीं है, आज कैंडिडेट कोई भी होता है हम वोट कर जाते हैं। अगला दूसरा पॉइंट, इस एक्ट के तहत बच्चे प्रावधान बना, इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो द्विसदनीय व्यवस्था भी बेटा, एक थी केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और एक जो थी बच्चे ये थी उच्च
सभा, विधानसभा थी बेटा, और ये विधान परिषद, और विधान परिषद को कहते हैं सर अपर हाउस यानी उच्च सदन, और इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन, इंग्लिश में लोअर हाउस, और इसे क्या कहेंगे, अपर हाउस कहेंगे। अब लोअर और अपर हाउस की शुरुआत कौन से एक्ट में शुरू हो गई, तो आपका रिजल्ट सर आ जाएगा 1919 के एक्ट में शुरू हो गई बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये कहीं कहीं राज्य विधान परिषद भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, और ये केंद्रीय परिषद भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर हो जाएगा। विधानसभा बनाई गई और विधान परिषद बना दी गई बच्चे, क्लियर हो जाएगा, स्थापित कर दी गई, कौन से एक्ट के तहत, 1919 के तहत बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो राज्य परिषद थी सर, इस राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा, 60 थी। इसको भी नोट करो, जल्दी नोट डाउन करो, 60 थी बेटा। अब इसमें कोई पूछे कि जीएस वाले सर हमको ये बताइए इन 60 सदस्यों को लिया कैसे जाता था, ठीक है, तो आप खट से बोलोगे सर इसमें से 34 ऐसे मेंबर थे जिनको वाया इलेक्शन लाया जाता था, यानी उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। तो कितने बच रहे हैं फिर, 26 ऐसे मेंबर बच रहे हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता था, यानी कि मनोनीत किया जाता था बच्चे। कितने नॉमिनेट, 26, और कितने इलेक्शन, वाया इलेक्शन आए बेटा, 34 मेंबर आए। यम से मेंबर होता है, यम से मेंबर होता है। तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 थी बेटा, क्लियर हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लेना। और अगर इसमें चाहो बच्चे तो एक पॉइंट बढ़ा सकते हो बेटा, इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल 5 वर्ष का था। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था बच्चे वो कार्यकाल कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। जल्दी नोट कर लो, टोटल राज्य विधान परिषद में 60 में 34 वाया इलेक्शन और 26 नॉमिनेट होते थे बेटा, क्लियर हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाए गुरुजी उधर तो हो गया 60, इधर कितने होंगे, इधर कितने होंगे, तो आपका रिजल्ट होगा सर जी इधर होंगे आपके 144 मेंबर। कितने होंगे, 144। फिर आप कहोगे गुरुजी अगर 144 हैं तो नॉमिनेट कितने होते हैं और इलेक्शन कितने का होता है, तो इलेक्शन होगा बच्चे 104 मेंबरों का। 40 4 44 है, बच कितने रहे हैं, 40। तो 40 को नॉमिनेट किया जाएगा बच्चे, मनोनीत किया जाएगा। 40 को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा गुरुजी यहाँ का कार्यकाल 5 वर्ष था तो इनका कार्यकाल था 3 वर्ष भैया, कार्यकाल 3 वर्ष था बेटा, याद रखो, नोट करो, जल्दी से कर लो। इस फिर से 1 मिनट बोर्ड की तरफ, 1 मिनट बोर्ड की तरफ, 1 मिनट बेटा, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, 1919 आया। इसका उद्देश्य क्या था, क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि बच्चे कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो 1909 में, लेकिन सिखों पर 1919 में। सेकंड पॉइंट बता दिया तुरंत जल्दी से कि सर इसी एक्ट के तहत भारत में 2 हाउस, डुअल हाउस का स्मार्ट बच्चे स्टार्टअप लिया गया, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा, क्योंकि बेटा उस समय राज्य और क्या कहते केंद्र अलग अलग नहीं थे, सबके लिए एक ही परिषद बनाई जा रही थी, क्लियर। फिर मैंने कहा कि केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहते थे और बच्चे राज्य परिषद को सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस। मैंने कहा केंद्रीय विधानसभा में टोटल मेंबर कितने थे, 144, जिसमें बच्चे इलेक्शन द्वारा आते थे 104, ठीक है, और मनोनीत 40, कार्यकाल 3 वर्ष, ठीक है। अपर हाउस के बाद लोअर हाउस में इनमें मेंबरों की संख्या 60, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष, निर्वाचन 34 और बेटा नॉमिनेशन 26, कार्यकाल 5 वर्ष। अब 1892 में देखो 10 और 16, ठीक है, 1909 में
60 पहुंच गए थे, और अभी देखो सर 60 है विधानसभा में, लेकिन केंद्रीय परिषद में संख्या 104, यानी धीरे धीरे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, डन बेटा, डन 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 डन। अब यहीं पर ऐसे एक पॉइंट और लिख लो, अगर बात बजट की किया जाएगा, किसकी बेटा, बात बजट की किया जाएगा, तो बजट पर स्वीकृति का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधानसभा का था। किसका था बेटा, केंद्रीय विधानसभा का था। बाकी अन्य कोई भी मुद्दा होता था बच्चे, कोई भी बिल होता था, तो दोनों की शक्तियां क्या होती थी, बराबर होती थी। लेकिन अगर बजट की बात किया जाए तो बजट पर पावर किसके पास थी, केंद्रीय विधानसभा के पास थी बेटा, केंद्रीय विधानसभा के पास थी। ये भी नोट कर लो भैया, फिर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है, चैट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाओ बच्चे, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चे, और मज़ा भी आ जाता है, देखता हूं तो खुश हो जाता हूं मैं आप लोगों पर, कितना प्यार बनाए हुए हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोग बस देखते रहिए, है ना, कोई चीज़ छूटेगी नहीं सर जी। इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स बनो बेटा, इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स बनो कि क्वेश्चन आपसे डर जाए। कुछ ऐसे बच्चे होते ना सर, क्वेश्चन देखो सर, किताबों को हमने लिखा है, भगवान जी नहीं आकर लिखे हमारे, हम नकलची बंदर हैं, हम कहीं से पढ़कर कहीं आंसर दे देते हैं, ये याद रखना बेटा। और मैंने कल भी कहा था, हम सनक जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं सर, बस एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि सर इसे मुझे ले लेना है, डन है सर। और मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चे, 1 मिनट के लिए, हम बच्चे, हमने भगवान जी को नहीं देखा है सर, बट हम उन्हें महसूस करते हैं। उनका सिर्फ एक काम होता है बेटा कि वो हमको ऊर्जा दे जाते हैं, हम डेली आदी हो जाते हैं कुछ करने के बेटा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी देता रहता हूँ बच्चे, कि कोई भी चीज़ अगर रेगुलरिटी बन जाएगी, उस रेगुलरिटी को जब आप तोड़ोगे ना सर, हटोगे वहाँ से, तो आपका मन बच्चे विचलित रहेगा। तो भगवान जी हमें सिर्फ आत्मिक संतुष्टि देने आते सर, उन्होंने सब कुछ तो हमारा सुरक्षित दे दिया हमें, फिर भी सर हम उनको याद करेंगे तब वो रुष्ट हो जाएंगे कि जो कार्य मनुष्य का है वो मनुष्य नहीं करेगा, वो कार्य हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा बेटा। तब उस व्यक्ति को बनाना बच्चे सबसे गलत काम हो गया, तब वो आपके पक्ष में नहीं है। इसीलिए सर कहते हैं जो मेहनत करता है उसी के साथ नेचर खड़ा होता है, नहीं तो नेचर भी साथ छोड़े, अपने तो साथ छोड़ ही देते हैं बच्चे, तो नेचर क्यों नहीं साथ छोड़ देगा। तो ये चीज याद रखो बच्चे, हरदम ईमानदारी बेटा, शिक्षा में ईमानदारी। मैं पूछो बेटा कितना घंटे पढ़, अरे गुरुजी 10 घंटे, नहीं बेटा झूठ बोलते हो, जितना करो उतना बताओ, ठीक है। तो आओ बच्चे फिर से लगते हैं थोड़ा सा, अब तीसरा पॉइंट इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मेहनत करो सर जी, रिजल्ट आने चाहिए। और बेटा कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो हर लोग यही कहेंगे पढ़ता नहीं था, कितनी भी आपने मेहनत की हो, लेकिन हम उन्हें आत्मिक संतुष्टि नहीं दे पाएंगे सर जी, ठीक है। तो मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखो, ठीक है। और चलो आगे बढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट बच्चे, ये एक पॉइंट ही बोल देता हूं, ये एक चैप्टर ही होगा बच्चे, यहीं पर बच्चे सेल्फ गवर्नमेंट की, यानी कि स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी।
स्थानीय स्वशासन की क्या पड़ गई बच्चे, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की नींव पड़ गई यहां पर सर जी। कौन से अधिनियम में, तो बच्चे बात करेंगे 1919 में। इसको लिए बच्चे एक चैप्टर ही चलेगा जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे सर जी, क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम पंचायती राज पढ़ेंगे बेटा, और वहां पर हम नगरीय प्रशासन भी पढ़ेंगे और ग्रामीण प्रशासन को भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो बस इतना याद रखो। अब ये 1900 अभी मैंने कहा ना बच्चे इस टॉपिक में, अब गवर्नमेंट का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का है कि भारत देश में क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है, ये उद्देश्य बना। तो उन्होंने यहां पर पॉइंट बना दिया कि स्थानीय शासन की नींव, और 1935 के एक्ट के तहत इसे स्थापित कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, एक्ट के तहत मान्यता दे देंगे, ठीक है। हंसो सारे बच्चे। अगला नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या हुआ सर, अब देखो सर, इसी समय बेटा यहां पर क्या किया गया, फिर से डायरकी, द्वैध शासन, जो हमने सबसे पहले कहां लगाया था, बंगाल में लगाया था, 1765 में लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और हटाया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में, ठीक है। और मैंने कहा था कि सर जब डायरकी लागू हुआ था, तो डायरकी जब लागू था भारत में बच्चे, तो आपको लियोनिल कार्टिस का नाम था, शायद बच्चे देख लेना, द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को ही बोला जाता है। तो उसमें सर मैंने कहा था ना वहां कि सर 2 टैक्सेस लगाए गए थे डुअल गवर्नेंस में, एक तो अंग्रेजी सत्ता वसूलती थे, एक लोकल गवर्नमेंट, और एक राय दुर्लभ नाम के व्यक्ति का मैंने नाम लिखा था वहां पर, वीडियो देख लेना, मेरे ख्याल दूसरी तीसरी वीडियो में होगा। फिर बच्चे छोड़ो, अब वहां की बात वहां देख लेना है ना। तो जो ये द्वैध शासन था सर, अब ये द्वैध शासन हमें यहां पर स्थापित करना था प्रांतों में, फिर से द्वैध शासन लाया गया। एक्ट के तहत कब लाया जाएगा, तो 1919। ओवरऑल पूछा जाएगा इंडिया में द्वैध शासन कब लगा, बंगाल में लगा था, क्लियर हो जाएगा, पक्का है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे जब क्लियर हो गया है, तो अब यहां पर बात करें पहले इस एक्ट के तहत, लिखिएगा, मैं ओरली बोल देता हूं, लिख लीजिएगा, इस एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जो प्रोविडेंस थी, ठीक है, उनके बच्चे सब्जेक्ट को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और जब 2 भागों में बच्चे किया गया, डिवाइड कर दिया गया 2 भागों में, तब एक बना ये आरक्षित विषय और एक बना ये हस्तांतरित विषय। अब ऐसे बच्चे डोनेट कर लो, आरक्षित विषय रिजर्व कर दिया गया और एक हस्तांतरित विषय कर दिया गया। बस्ते हस्तांतरित विषय बना दिया गया। अब क्वेश्चन आता है सर ये आरक्षित और हस्तांतरित विषय क्या होता है, तो यहां पर ये हुआ सर कि फिर से सब्जेक्ट जितने थे तो कुछ विभाग को डिवाइड कर दिया गया। कहा गया कि सर कुछ विभाग वायसराय की कार्यकारिणी के पास रहेगा, कुछ विभाग वायसराय की कार्यकारिणी के पास रहेगा, यानी वायसराय की कार्यकारिणी के जितने मेंबर होंगे। तो बोले सर आप कौन कौन सा विषय लोगे, तो कहे सर हम न्याय लेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारतीयों को कुछ देना नहीं चाहते थे, न्याय लेंगे, पुलिस लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लेंगे भैया राजस्व, रेवेन्यू। ये 3 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था उसे आरक्षित विषय में कर दिया गया सर, और ये वायसराय की कार्यकारिणी के पास हो गए। और जो हस्तांतरित विषय था बेटा, वायसराय की कार्यकारिणी भारतीय मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा, क्योंकि देखो यहाँ राजस्व किसके पास है, वायसराय की कार्यकारिणी के पास है। अब यहां पर लिख देते हैं बच्चे, जो हस्तांतरित विषय होगा यहां पर हो जाएगा भारतीय मंत्रियों की सलाह पर, भारतीय मंत्रियों की सलाह पर बच्चे। तो इनको दिया गया भैया शिक्षा और इनको दिया गया हेल्थ, स्वास्थ्य,
नोट करो जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। और यहां पर एक बढ़ा लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सेल्फ गवर्नमेंट, इन क्षेत्रों में वर्क करने के लिए सलाह कौन देगा? भारतीय मंत्री देंगे। किसको देंगे? वायसराय की कार्यकारिणी को देंगे। तब वायसराय की कार्यकारिणी इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा? राजस्व, क्योंकि राजस्व स्वयं वायसराय साहब ने अपने पास रखा था। बच्चे क्लियर? जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे देख रहे हैं, न्याय व्यवस्था भी रखा, पुलिस, और हमें दे दिया शिक्षा, हेल्थ और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कहा ये आपकी सलाह पर काम करेंगे, इनमें आपकी मैं कोई सलाह नहीं लूंगा, जो मेरा मूड करेगा वो मैं करूंगा, जिसको मर्जी होगा बच्चे, ठीक है, जिसको तोड़वाना होगा तोड़वाऊंगा, फिर बच्चे जो पैसा मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट थे सर। कितने भागों में डिवाइड? 2। कौन से एक्ट में? ठीक है, फिर 2-3 पॉइंट्स मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिला। क्लियर? सिर्फ बजट पर। फिर बताया था कि अगर कोई अन्य लोकहित मुद्दा हो तो उस पर हमें सूचना पूर्व, यानी कितने दिन? 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता था सर जी। फिर मैंने 1909 में अधिकारों में वृद्धि की गई, मेंबरशिप बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़े, आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्य होते थे बेटा, 50% प्लस गैर सरकारी सदस्य होते थे, एग्जैक्ट परसेंट नहीं मिलता कहीं पर। फिर बच्चे अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया था। क्लियर हो जाएगा? लेकिन 1909 में मतदान की बच्चे अथॉरिटी हमें नहीं दी गई थी। लेकिन जब 1919 का एक्ट आएगा तो इस एक्ट के तहत भारतीयों को सभी अधिकार सौंप दिए जाएंगे। पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, बजट पर संकल्प भी बता दिया था, ला सकते थे। क्लियर हो जाएगा? अब यहां से मतदान का भी हमें क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत दे दिया गया। ये मैंने लिखा नहीं है सर जी, ये ओरली बोल दिया। क्लियर हो जाएगा? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई और सब्जेक्ट को 2 टुकड़ों में। अब बात करते हैं बेटा द्वैध शासन की, क्योंकि द्वैध शासन अगर फिर से समझ में आ गया तो 1935 का एक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहां तक बताओ कि कंफर्म है सारे बच्चों को कि नहीं है? जल्दी से डन करो, फिर आगे बढ़े। जल्दी से डन करो, और डाउट हो तो जरूर लिख कर भेजना बेटा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। और छोटी मोटी चीजें खुद पता कर लिया करो यार, है ना? छोटी मोटी चीजें आप पूछो, सर हमें बताओ हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो बेवकूफ भरा क्वेश्चन है। सर ये बताओ भारतीय संविधान का पिता कौन है, तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है। उस लेवल के स्टूडेंट नहीं हो, आपका लेवल है तो अपने लेवल की चीजों को तैयार रखो सर, है ना? बेसिक तो कम से कम थोड़ा सा पढ़ा करो आप लोग। हर चीज सोचते हो गुरुजी दे दें बोर्ड पर, है ना? तो फिर पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि फिर बहुत लंबा पढ़ाना है। 2 साल पढ़ाऊंगा जीएस, है ना? हो गया? वीडियो शेयर भी करते रहो, और लाइक्स तो बनता है यार, लाइक दे दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा बच्चे में लाइक कर रहे हैं। जबरदस्ती वाला ना करो। और एक तो बच्चा ऐसा है सर, कोई मेरा अच्छा खासा है, वो तो बंदा जैसे उसके पास वीडियो पहुंचती है ना तुरंत डिसलाइक कर देता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम है कोई बंदा जो तुरंत कर देता है। ठीक है, चलो आया जाए बच्चे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। इसी एक्ट के तहत बेटा, अभी मैंने 2 सब्जेक्ट बना दिए। इसी एक्ट के तहत बेटा प्रांतों में, फिर से प्रांतों में एक्ट के तहत बच्चे द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस, डुअल गवर्नेंस क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया सर जी। और ये मैंने बताया था पहली बार बंगाल में लगा था, और लियोनिल कार्टिस बच्चे द्वैध शासन का क्या था? जन्मदाता था। तो एक्ट के तहत प्रांतों में, तो आप रिजल्ट लगा दोगे गुरुजी, एक्ट के तहत है तो 1919 का एक्ट था। क्लियर हो जाएगा? आप देखो सर जी पॉइंट देखो, वहां पर जब द्वैध शासन लगा था बंगाल में, तो अंग्रेजों ने बंगाल की जमकर लूट की थी, और उस काल को भारत की लूट कहा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने जब द्वैध शासन लगाया था
तो रॉबर्ट क्लाइव की बच्चे जो भयंकर लूट थी, तो यूरोपीय कंपनियों ने इसका विरोध दर्ज कराया था ब्रिटेन में जाकर कि सर जी आप लोग गलत काम कर रहे हो, इंडिया में भयंकर लूटपाट आप लोग मचा रहे हो, व्यापार नहीं कर रहे हो। तो वहाँ के बच्ची जो सरकार थी और महारानी साहब थी उस समय, उन्होंने सर क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, कहाँ, वापस ब्रिटेन बेटा, और इतना जलील किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को कि रॉबर्ट क्लाइव इतना जलील हो गया सर उसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, लेकिन बच्चे वारेन हेस्टिंग साहब जब आए तो उन्होंने सर उल्टा काम किया। द्वैध शासन तो उनको समाप्त करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया सर, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मित्रता करवा लिया। कहा यार वो बात ऊपर तक ना जाए, लेकिन उसका भी असर बहुत तगड़ा हुआ। एक नंद कुमार केस आ गया, इतना इंडिया में हाईलाइटेड हो गया और बंगाल में कि ये खबर भी वहां तक पहुंच गई सर। तो वो चीजें जो वहां पर हुई थी वो फिर से ना हो, इस वजह से सर जी प्रांतों में तो द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, डुअल गवर्नेंस आ गया। लेकिन अब क्या करना है, वो भयंकर लूटपाट हमारे लोग ना करें, ये ख्याल रखा हमारी ब्रिटिश सरकार ने बेटा। फिर उन्होंने क्या किया, इस बच्चे द्वैध शासन में फिर से चीजें ना हो, तो यहीं पर सर एक प्रावधान कर दिया गया, और प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर, कितने वर्ष पर बेटा, प्रत्येक 10 वर्ष पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा, यानी एक आयोग का प्रावधान कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, तो तुरंत रिजल्ट लगाओ सर, 1919 एक्ट के तहत। ठीक है, अब जितने मैंने इसमें पॉइंट्स बताए जल्दी से सुनना। उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कराना, स्थानीय शासन की नींव पड़ गई। ठीक है, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिल गया यहीं पर, भारतीयों को मत देने का अधिकार, बच्चे बजट पर बहस, बजट पर प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मिल गई यहाँ पर। फिर बच्चे प्रांतीय विषय को 2 सब्जेक्ट में बांट दिया गया, एक आंतरिक बच्चे आरक्षित रिजर्व बना लिया गया, एक ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे सर या हस्तांतरित थे, उस पर भारतीय मंत्रियों की सलाह ली जाती थी। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय गवर्नमेंट, क्लियर। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, इधर आया न्याय, राजस्व और पुलिस। अब भैया हेल्थ में डेवलपमेंट करना है तो भारतीय मंत्री सलाह देते थे वायसराय कार्यकारिणी को कि सर हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा दीजिए, तो वायसराय ने कहा भाई पैसे वैसे तो है नहीं यार। तो बच्चे रेपुटेशन भारतीय मंत्रियों की खराब होने लगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व बच्चे जो होता है, हम जो अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं सर, अगर वो बंदा मेरे लिए काम नहीं करेगा तो रेपुटेशन उसकी खराब हो जाएगी कि भाई आपने इस बार विकास नहीं किया, मैं आपको वोटिंग नहीं करूंगा। सेम कुछ कंडीशन ऐसा था बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक चीजें जब आ गई बेटा, तो फिर से जब द्वैध शासन को लगाया गया, तो जब द्वैध शासन लगा बेटा तो भयंकर लूटपाट ना मचाए हमारे लोग। इसी वजह से सर यहां पर प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन होगा। आयोग इस बच्चे एक्ट की जो अच्छाई होंगी और जो कमियां होंगी उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश सरकार को सबमिट करेंगे, फिर अगला जो एक्ट करेंगे उसमें कुछ और सुधार करेंगे सर। ठीक है, अब ये द्वैध शासन तो लगा रह गया सर, लग गया डुअल गवर्नेंस, इसको भी लिख लो, 10 वर्ष के बाद एक आयोग। अब 2 पॉइंट्स और छोटे छोटे ऐड कर लेना, नहीं मिस हो जाएगा, छोटे पॉइंट छूट जाते कभी कभी। 1956 में बच्चे लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, और इसी एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। मैंने बताया था 1853 से रिटन एग्जाम शुरू हुआ था लंदन में, 1922 तक था, और 1923 से भारत में हुआ, और 1926 में हमने लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया, गठन कर दिया। मुख्यालय दिल्ली। सभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सर जी हो गया होगा, ये की पॉइंट्स हो गया होगा। लोक सेवा आयोग और केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया। इसी में सर जी
बताएंगे। 1924 से रेलवे बजट को भी केंद्रीय बजट से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा सर, ठीक है, याद रहेगा। केंद्रीय बजट से रेलवे बजट को 1924 में क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, कितने वर्ष बाद आयोग का प्रावधान किया गया, 10 वर्ष के बाद। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आओ, जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन करो कि कौन सी आयोग आई थी बेटा, कि कौन सी आयोग का गठन किया गया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सी आयोग का गठन हुआ था, जल्दी बताइए कौन सी आयोग का गठन हुआ था, जो 1919 एक्ट के या 1919 एक्ट की समीक्षा करना था जिस आयोग को, जल्दी से बेटा, बहुत जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो कमेंट्स, हमें भी अच्छा लग जाए, जल्दी 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 जल्दी। कौन सी आयोग आई थी, चलिए साइमन आयोग। कौन सी आयोग आई, साइमन आयोग, साइमन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट मत समझ लेना, साइमन कमीशन। पहला पॉइंट होगा, 2 डेट इसकी होती है, गठन 8 नवंबर 1927, इसका गठन हुआ ब्रिटेन में। अब ये ब्रिटेन से चलेगी भारत, 3 फरवरी को 1928 को भारत पहुंची। कहाँ पहुंची, भारत पहुंची। अब सर ध्यान से सुनना, जब ये साइमन आयोग भारत आई बेटा, तो कुल सदस्यों की संख्या 7, कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। अब 7 जो मेंबर्स थे बेटा, तो जब साइमन आयोग का गठन हुआ तो बच्चे इनको 1919 के अधिनियम की समीक्षा करनी थी। तो जो भारत के कांग्रेसी नेता थे बेटा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भैया देखो, ये जो आयोग का गठन कर रहे हो और जो एनालिसिस करेगी, कमियों को निकालेगी और बच्चे अच्छाइयों को निकालेगी, तो ऐसा करिए सर, इस आयोग में, इस साइमन आयोग में बच्चे हमारे कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल करिए, यानी कम से कम एक मेंबर इंडियन होना चाहिए। कौन सी आयोग में, साइमन आयोग में। एक मेंबर होगा तो पारदर्शिता बनी रहेगी कि आप क्या लिख रहे हो, कौन सी रिपोर्ट भेज रहे हो, हम भी तो जाने। पता लगा बच्चे, अंग्रेजी सरकार ने किसी भी भारतीय व्यक्ति को इस आयोग में शामिल नहीं किया, किसी भी भारतीय व्यक्ति को साइमन आयोग में शामिल नहीं किया। अब लिख लेना बच्चे, क्वेश्चन यही आया हुआ, एक ही क्वेश्चन बनता है, किसी भी भारतीय सदस्य को, किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, शामिल नहीं किया गया। लेकिन हमारे लोग चाहते थे कि कम से कम एक मेंबर हमारा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं सर जी, हम अपनी कमियों को भी तो बता सके कि हमें नीड क्या है, आपसे जरूरत क्या है, क्लियर। फिर आज जब नहीं हुआ सर, तो हमने इस आयोग का विरोध किया, हमने इस आयोग का क्या किया, विरोध किया। अब सारे लोग इसके विरोध में लग गए बेटा, लेकिन एक व्यक्ति, अब ये पेन उठा लो, नोट कर लेना कहीं से। अब यहां पर एक व्यक्ति ऐसा था बेटा, जिसने इस आयोग की अगवानी कर दी या तारीफ कर दी, कह सकते हो बच्चे, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जल्दी से कहीं लिख लीजिएगा सर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी आयोग का स्वागत किया था, तो आपका रिजल्ट होगा सर साइमन आयोग का। क्या साइमन आयोग में किसी भी इंडियन मेंबर को शामिल किया गया, सर नहीं किया गया। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि इस एक बच्चे जो आयोग है, इसमें कम से कम एक मेंबर हमारा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जब नहीं हुआ, लेकिन बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस कमीशन का क्या किया, स्वागत किया सर जी, ठीक है। अच्छा बच्चे, जो चीज़ें क्या करते हैं, हमारे भारतीयों में भी एक कमी थी सर,
पता लगता है कि कुछ लोग तो साक्ष्य में खड़े हुए हैं सर, पता लगता है कुछ लोग तो अपोजिट में ही खड़े हुए हैं। यूनिटी का अभाव था और इसी यूनिटी के अभाव का भरपूर फायदा लेते चले आ रहे थे सर अंग्रेज। यहाँ पे अब पता लगा सारे विरोध करने में लगे हैं, एक बंदे ने स्वागत कर लिया, तो अंग्रेजों को लगा यही एक निगेटिव पॉइंट हमारी उनको मिल जाती थी जिसका वो फायदा उठाते थे, भरपूर खेलते थे हमारे साथ और हम नाचते रहते थे सर जी। ठीक है, तो यहां से हमें क्वेश्चन मिल गया कि सर साइमन आयोग में किसी भारतीय के सदस्य को शामिल नहीं किया गया सर, और हाँ सर टोटल मेंबर 7। ठीक है, आगे बढ़े। फिर भारत कब पहुंची? 3 फरवरी 1928 को, गठन 27 को ही हो गया था सर, और इसके अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है, हो गया होगा। अब सर देखो मैंने यहां पर कहा विरोध किया गया भैया, अब इसका जो विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ लाहौर में। कहां हुआ बेटा? लाहौर में। बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किससे? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। जल्दी से, पंजाब केसरी, जल्दी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। आ गया होगा। अब लाहौर में एक नारा दिया गया, गो साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूं, और इसके लिए बच्चे लाहौर में विरोध हुआ। तो जो पंजाब केसरी थे बेटा, जो पंजाब केसरी थे उनका नाम था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और बच्चे आपको पता होगा लोकमान्य के नाम से कौन मशहूर है? तो लोकमान्य के नाम से मशहूर थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर गौर करिएगा सर, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब ये देख लो पंजाब केसरी नया पॉइंट आ गया, और लाला लाजपत राय ने लाहौर में 1928 में विरोध किया साइमन आयोग का, क्योंकि सब फिरंगी सदस्य थे और इंडियन को शामिल नहीं किया गया। और जब गो साइमन का नारा दे रहे थे बेटा, तो पुलिस ने क्या चलाया? लाठी चलाई, और इसी में बच्चे लाठी लग गई किसको? लाला लाजपत राय साहब को, और लाला लाजपत राय साहब की क्या हो गई? डेथ हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। तो वह कौन सा कांग्रेसी नेता है? वह कौन सा कांग्रेसी नेता है कि बच्चे उसकी मृत्यु साइमन आयोग के विरोध में हुई थी? तो आप खट से लगाओ सर, साइमन आयोग। ठीक है, नारा गो साइमन, कहां? लाहौर। ठीक है, साइमन आयोग का बच्चे स्वागत किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। अब बेटा सुनना, जब ये बगावत होने लगी, पुलिस भारतीयों ने जब जबरदस्त विरोध किया इस आयोग का, तो उस समय सर ब्रिटिश सरकार ने जो भारत का सचिव था उसका नाम था वर्कन हेड। क्या नाम था? वर्कन हेड। भारत का राज्य सचिव था वर्कन हेड। उससे कहा गया कि यार ये जो गंदगी फैल रही है, जो विरोध प्रदर्शन फैल रहा है, इसको शांत करने के लिए आप जाइए और कांग्रेस की बच्चे, या कैसे कर सकते हो बच्चे, कांग्रेस से आप तत्काल बात करिए कि ये क्या हो रहा है। वर्कन हेड जो भारत का क्या था? राज्य सचिव था। और वर्कन हेड बेटा जो था, वर्कन हेड पहुंचा कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के पास। किसके पास पहुंचा बेटा? मोतीलाल नेहरू के पास पहुंचा बच्चे वर्कन हेड। क्या नाम था? वर्कन हेड। वर्कन हेड क्या था उस समय? राज्य सचिव था भारत का। अब वर्कन हेड किसके पास पहुंचा? कांग्रेस अध्यक्ष के पास पहुंचा बच्चे, और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बच्चे जब वर्कन हेड ने बात किया, तो मोतीलाल नेहरू ने वर्कन हेड से कहा कि आप अब ऐसा करो, हमें एक चीज दो जिसका नाम स्वराज होगा। फ्रीडम की डिमांड कर दी वर्कन हेड से। किसने? मोतीलाल नेहरू ने कर दिया सर जी। तो वर्कन हेड ने कहा सर आपको मैं स्वराज दे दूंगा। अब स्वराज जो होता है सर, इस पर 2 क्वेश्चन होते हैं।
अब जो स्वराज है सर, इस पर कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 2 होते हैं। स्वराज की बात किया जाए, कहीं लिख लेना, अगर बात किया जाए कि सर स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप नाम सुनते हो, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वराज की मांग किसने की थी ब्रिटिशर्स से, तो रिजल्ट होगा मोतीलाल नेहरू ने किया था। और मोतीलाल नेहरू ने कहा हमें स्वराज दीजिए और हम अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएंगे, आप उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बताया सर जी। जब साइमन आयोग का विरोध प्रदर्शन हम कर रहे थे, लाठीचार्ज, घायल हो रहे थे, लगातार विरोध होता गया, तो ब्रिटिश सरकार ने राज्य सचिव, जो उस समय कौन था, वर्किंग हेड था, इसको भेजा गया कि सर सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करो, चीजें सामान्य हो जाएं। तो बच्चे जब कांग्रेस के अध्यक्ष से मोतीलाल नेहरू से बात किया वर्किंग हेड साहब ने, तो वर्किंग हेड ने मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग कर दिया वर्किंग हेड साहब से। लेकिन फिर मैंने पलट के भी क्वेश्चन किया, स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था, तो लिख लेना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अभी एक शब्द आएगा पूर्ण स्वराज, एक शब्द क्या आएगा, पूर्ण स्वराज। एक पूर्ण स्वराज 1906 में है, अर्थशास्त्र से संबंधित है सर जी, दादा भाई नेहरू जी। और एक स्वराज ये है शब्द जो दिया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और पूर्ण स्वराज वैसे तो एनी बेसेंट साहब ने किया था, लेकिन मशहूर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे बात करेंगे, अभी इतना नोट कर लो। स्वराज शब्द दिया बाल गंगाधर तिलक, और स्वराज की मांग की मोतीलाल नेहरू ने। किससे मांग की, वर्किंग हेड से की। और उन्होंने कहा कि सर मैं अब शासन व्यवस्था अपने अनुसार चलाना चाहता हूं। तो जब बच्चे मोतीलाल नेहरू ने कहा वर्किंग हेड से कि सर शासन व्यवस्था मैं अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता हूं, तो वर्किंग हेड ने कहा ठीक है, ओके, मैं आपको फ्रीडम दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आप एक प्रारूप बनाइए, एक रिपोर्ट बनाइए, एक दस्तावेज बनाइए कि किसके आधार पर आप अपनी राज्य व्यवस्था को या अपने शासन को चलाओगे। एक शर्त रखी वर्किंग हेड ने किसके सामने, मोतीलाल नेहरू के सामने, कि एक मसौदा बनाइए, एक बच्चे रिपोर्ट बनाइए और हमें दिखाइए कि हम इस पर अपने राज्य व्यवस्था को चलाएंगे। और प्लस एक और शर्त रख दी वर्किंग हेड ने किसके सामने, मोतीलाल नेहरू के सामने। कहा फिर दिल्ली में आप एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करिए। उस सर्वदलीय बैठक में आपकी रिपोर्ट जो आप मसौदा बनाओगे, ठीक है, उसे सर्वसम्मति से पास कराओ। कोई भी दल अगर विरोध में आएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मोतीलाल नेहरू ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्होंने सर संविधान का एक ब्लूप्रिंट, संविधान का एक ब्लूप्रिंट, एक मसौदा बनाकर तैयार किया, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष था बच्चे मोतीलाल नेहरू। ब्लूप्रिंट बनकर 1928 में तैयार हो गया और दिल्ली के सर्वदलीय बैठक में उस ब्लूप्रिंट को पेश कर दिया बच्चे, किसके समक्ष, वर्किंग हेड के समक्ष। और जब सर्वदलीय बैठक थी, भारत के सभी दलों के लोगों ने भाग लिया, सर सबने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने सर इस नेहरू रिपोर्ट पर सिग्नेचर नहीं किया, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर, क्योंकि वर्किंग हेड ने शर्त रखी थी कि सर्वदलीय में ये आपका प्रारूप पास होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बच्चे उस पर सिग्नेचर नहीं किया, तब कहा गया बेटा कि शर्त हार गए कौन, मोतीलाल नेहरू। शायद बेटा अगर जिन्ना साहब भी सिग्नेचर कर देते तो शायद बच्चे हमें उसी समय फ्रीडम मिल जाता, लेकिन बेटा जैसे इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, अब हमें आज़ादी के लिए कुछ और वेट करना पड़ेगा, और इंतजार बढ़ गया हमारा। सर उम्मीद जगी थी, सारे लोग एक हो गए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। अब वर्किंग हेड से शर्त हार गए। वर्किंग हेड ने कहा ठीक है, जैसा मैं कहूंगा भाई अब आपको करना होगा। इसीलिए सर जो नेहरू रिपोर्ट है उसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। फिर मोतीलाल नेहरू ने कहा ब्रिटिश सरकार से, ठीक है सर, अगर मैं आपकी शर्त हार गया तो ऐसा करते हैं सर, आप डोमिनियन स्टेट का हमें दर्जा दे दीजिए।
डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब है आप बड़े लेवल पर आप काम करो, निचली सरकार को मुझे दे दो। लेकिन बच्चे जैसे मोतीलाल नेहरू ने डिमांड किया तो उनका बेटा, अब उनके बेटे की बच्चे कहानी शुरू, उनके बेटे यानी मोतीलाल के नेहरू के बेटे का नाम बच्चे जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने इस डोमिनियन राज्य के डिमांड को ठुकरा दिया, कहा नहीं नहीं, अब हम डोमिनियन की बात नहीं करेंगे, अभी तक स्वराज की बात किया था, अब अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, हमारा लक्ष्य हुआ पूर्ण स्वराज बेटा। तो 1928 में 1928 में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिया गया, जिसका नाम था बच्चे किया जवाहरलाल नेहरू ने। जब पूर्ण स्वराज आया तो बेटा बाप बेटे में ही मतभेद हो गया, बस 1928 में एक बार और कांग्रेस टूट गई बेटा 2 भागों में। इसको नोट, बहुत कहानी बता दिया, नोट जरूर कर लेना लेक्चर सुन के, हमने लिखा नहीं है इसको। अब बच्चे 1928 में फिर 2 हो गई, एक ओल्ड कांग्रेस हो गई और एक यूथ कांग्रेस हो गई बच्चे। यूथ कांग्रेस चली गई जवाहरलाल नेहरू के साथ और ओल्ड कांग्रेस चली गई मोतीलाल नेहरू के साथ। कब? 1928। ठीक है, आज मैंने इतनी कहानी बताई आपको सर जी। अब 1928 के बाद साइमन आयोग बच्चे कार्य करेगा और साइमन आयोग बेटा अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को सबमिट करेगा और उसके बाद 3 राउंड बच्चे कॉन्फ्रेंस होगी, यानी 3 गोल में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 1930, 31 और 32। अब जब पूर्ण स्वराज भी बच्चे मांग कर दी और डोमिनियन स्टेट ने, और इन दोनों में जब लड़ना हो गया तो जो 1928 में हमने लक्ष्य रखा था कि हमें कुछ हासिल होगा, तो ना तो हमें स्वराज मिला, ना तो हमें स्वराज मिला, ना तो हमें पूर्ण स्वराज मिला। ये दोनों क्षेत्र में हम क्या हो गए? असफल हो गए सर। अब जब असफल हो गए तो हमारे लोगों ने ब्रिटिश सरकार से बच्चे मौलिक अधिकार की मांग की कि कुछ भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई बच्चे। अब इस फंडामेंटल राइट्स की डिमांड ब्रिटिशर्स के समक्ष कौन जाकर रखे, ये दुविधा हुई। लेकिन बच्चे उस समय ओनली 1 मैन आर्मी के नाम से मशहूर, जिसका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी बच्चे। वो सेकंड राउंड गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बच्चे डिमांड करेंगे, ब्रिटिशर्स उनको आश्वस्त करेंगे कि सर आपके राइट्स को हम नेक्स्ट एक्ट में शामिल कर लेंगे। बट जब 1935 का एक्ट आएगा तो उसमें बच्चे ब्रिटिशर्स ने फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया। बिना मौलिक अधिकार के उन्होंने 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जो भारत देश के संविधान का सबसे बड़ा अधिनियम होगा बेटा, एक्ट होगा, वो उन्होंने क्या कर दिया? पेश कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें आज मैंने बताई। 1919 हमारा बेटा लगभग खत्म हो गया। ठीक है, फिर से एक बार 2 मिनट और चिल्ला दें बेटा। 1919 में सर स्थानीय शासन की नींव पड़ गई, 2 सदनीय व्यवस्था, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया, 2 सब्जेक्ट हस्तांतरित और सुरक्षित या आरक्षित विषय बना दिया गया, द्वैध शासन फिर से लागू कर दिया गया, द्वैध शासन में लूट न हो इसलिए हर 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन कर दिया गया। और आयोग में कितने मेंबर थे ये बता दिया। क्या भारतीय था? कोई नहीं था सर जी। और फिर उसके बाद जब साइमन आयोग का विरोध किया तो फिर उसी में लाला लाजपत राय साहब की, पंजाब केसरी साहब की डेथ हो गई, सारे लोगों ने विरोध किया। साइमन आयोग का स्वागत किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था बेटा। ये आपको पॉइंट्स हो गया। फिर मैंने कहा था सर जब रिपोर्ट सबमिट हो रही थी तो उससे पहले ही वर्कन हेड साहब से शर्त लगी मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू ने संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार किया, पेश किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के सिग्नेचर ना करने की वजह से वर्कन साहब से शर्त हार गए मोतीलाल नेहरू बेटा। फिर उन्होंने स्वराज की मांग की थी, फिर बच्चे आपको पता है सर नहीं मिल पाया। फिर डोमिनियन राज्य मांगा गया, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि फिर जवाहरलाल नेहरू ने विरोध कर दिया। कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूट गई, ओल्ड कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और ये यूथ बन गए बच्चे।
ठीक है। इसके बाद बच्चे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चे, उसमें पहले हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में ही बेटा एक श्वेत पत्र जारी होगा और वही श्वेत पत्र ही हमारा 1935 का सबसे बड़ा क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक एक्ट और बचा हुआ है सर 1935 का, और उम्मीद है 1935 का एक्ट भी बच्चे एक लेक्चर में कब से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, और जल्दी ही आपको हम क्वेश्चन कराना भी शुरू कर देंगे सर जी। ठीक है, और उम्मीद है आप सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो बेटा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करते रहो, कम से कम लाइक ना करो तो शेयर ही कर दिया करो सर जी। ठीक है, चलो, और आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो बच्चे, है ना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।